सुप्रभात छात्रों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राजकीय महाविद्यालय पिड़ाव में चल रही ऑनलाइन क्लासों में मैं सुमन, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हमारा जो प्रकरण है वो रहेगा काव्य रीति, जो कि बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है और उसमें हम काव्य रीति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब रीति का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थ दिए हैं। रीति रीतिकाल के लिए अलग अर्थों में प्रयुक्त होती है और रीति काव्य शास्त्र में अलग अर्थों में प्रयुक्त होती है। अब रीति का जो व्युत्पत्ति परक अर्थ है वो है मार्ग या रास्ता, पथ। साहित्य में रीति शब्द का अभिप्राय कवि अथवा लेखक की विशिष्ट शैली से लिया जाता है कि किस कवि की या लेखक की किस तरह की शैली है, उसी को रीति भी कहा जाता है। अब आचार्य वामन के अनुसार रीति जो है वो विशिष्ट पद रचना रीति है। आचार्य वामन कहते हैं कि विशेष प्रकार की पद रचना ही क्या है, रीति है। और इसी के साथ शब्द और अर्थगत चमत्कार से युक्त विशेष पद रचना को भी रीति कहते हैं। रीति के सामान्यतः ऐसे अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। रीति संप्रदाय को वैसे सामान्यतः गुण संप्रदाय भी कहा जाता है और वामन ने गुणों को दो वर्गों में बांटा है, शब्द गुण और अर्थ गुण। शब्द गुण जो हैं उनकी संख्या 10 होती है और इसी तरह से अर्थ गुण की भी संख्या 10 होती है। अर्थ गुणों को शब्द गुणों से श्रेष्ठ माना गया। आचार्य वामन ने कहा है कि अर्थ गुण जो हैं वो शब्द गुणों से श्रेष्ठ है तथा इसके अलावा इसके अंतर्गत रस, अलंकार आदि सभी काव्य तत्व समाहित हो जाते हैं। अब रीति के 3 भेद बताए गए। आचार्य वामन के अनुसार रीति के 3 भेद हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैदर्भी रीति के बारे में। वैदर्भी रीति जो है वो उसका मूल आधार माधुर्य गुण होता है। वैदर्भी रीति का मूल आधार क्या होता है, माधुर्य गुण। और यह इसमें जो वर्ण होते हैं वो सुकुमार होते हैं, जो मन को अच्छे लगते हैं, श्रेष्ठ लगते हैं। और ट, ठ, ड, ढ, ये जो मूर्धन्य वर्ण है, इन वर्णों का वैदर्भी रीति में निषेध होता है, यानी इनका इसमें प्रयोग नहीं होता है। यह रीति करुण और श्रृंगार आदि कोमल रसों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि सामान्यतः ये रीति करुण और श्रृंगार रस में पाई जाती है। और शब्द योजना जो है समास से रहित होती है, यानी इसमें सामासिक पदों का पूर्णतः निषेध होता है। हम इसके लिए इस उदाहरण से समझेंगे जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में दिया गया है। उसके अनुसार हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कंकण किंकिणी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कि राम जी और लक्ष्मण जी दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तब राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि कंकण यानी हाथों का कड़ा, किंकिणी यानी करधनी, जो औरतें कमर में पहनती हैं वो करधनी, कंकण किंकिणी नुपुर यानी पाजेब, पायल, धुनी ध्वनि, सुनी सुन करके, कहत कहते हैं, लखन लखन से, सन राम हृदय गुनी, राम अपने हृदय में विचार करके, राम अपने हृदय में विचार करके। और लक्ष्मण से कहते हैं कि उसके हाथों के कंगन की आवाज़ और कमर की करधनी की आवाज़ और पायल की आवाज़ सुनकर मेरे हृदय में ये विचार आता है। इसमें आगे जो लाइनें नहीं दी गई है वो लक्ष्मण जी से इस तरह से कहते हैं कि नायिका के कंगन या सीता जी के कंगन, उनकी कमर करधनी और उनके पायल की धुनी को सुनकर मुझे ये इस तरह से विचार आता है कि जैसे कामदेव अपनी सेना को लेकर और युद्ध करने के लिए आ गया हो। तो इस तरह से इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। और इसमें श्रृंगार रस है, तो जहाँ श्रृंगार रस होता है और माधुर्य गुण होता है वहाँ वैदर्भी रीति पाई जाती है।
नंबर 2 पर आती है गौड़ी रीति। गौड़ी रीति जो है ये ओज गुण संपन्न होती है, यानी गौड़ी रीति में ओज गुण का प्रयोग होता है। अब ओज गुण कहाँ होता है? ओज गुण वहाँ होता है कि जिस रचना को पढ़कर या सुनकर हमारे अंदर जोश उत्पन्न हो, वहाँ ओज गुण होता है। और यह रीति रौद्र भयानक रसों की अभिव्यक्ति के लिए उत्तम। इस तरह से भी कह सकते हो आप कि इस रीति में भयानक और रौद्र और भयानक रसों में यह रीति उपयुक्त होती है, प्रयोग ली जाती है। और इसकी भाषा कैसी होती है? सामासिक, यानी बड़े बड़े इसमें समास होते हैं, इसमें सामासिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कठोर वर्णों से युक्त होती है और ये वैदर्भी से विपरीत होती है, बिल्कुल उससे उल्टा चलती है। वैदर्भी अगर उत्तर को जाएगी तो ये दक्षिण को जाएगी, यानी उसमें जो वैदर्भी रीति है उसमें सामासिक शब्दों का निषेध रहता है और इसमें अधिकाधिक उसमें सुकुमार वर्णों का प्रयोग किया जाता है, इसमें कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से यह रीति वैदर्भी रीति से एकदम उल्टा होती है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि यह उदाहरण लिया गया है जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी के चिंता सर्ग से कि हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन कुलिश होते थे क्रूर। अब आप इसमें देखिए कि भाषा सामासिक होती है, तो इसमें कठिन कुलिश ये सामासिक शब्द है। कठोर वर्णों की योजना पाई जाती है, तो क्रय क्रू ये कठोर वर्ण। तो और इसको पढ़कर हमारे अंदर एक जोश सा आ रहा है, इसको जब हम पढ़ते हैं तो जोश सा आता है, इसलिए इसमें ओज गुण है। और इस उदाहरण में रौद्र रस का प्रयोग हुआ है। इस तरह से ये गौड़ी रीति है। गौड़ी रीति को समझने के लिए हमें ओज गुण, रीत, ये रौद्र और भयानक रसों को अगर हम समझते हैं तो हम गौड़ी रीति को भी समझ जाते हैं। यानी इस तरह से भी कह सकते हैं कि गौड़ी रीति में ओज गुण होता है या ओज गुण में गौड़ी रीति प्रयुक्त होती है, और भयानक रस और रौद्र रसों में भी गौड़ी रीति का प्रयोग होता है। अब नंबर 3 पर आती है पांचाली रीति। पांचाली जो रीति है वो वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति इन दोनों के मध्यम की होती है, इन दोनों के बीच की रीति होती है। यह इसमें छोटे छोटे समास होते हैं और ये मध्यम स्तर की रीति मानी गई है। इस रीति में माधुर्य गुणों का भी विधान रहता है। जैसे इसके एक उदाहरण से समझेंगे, जो उदाहरण है निराला जी की जूही की कली कविता से, जो उनकी पहली रचना मानी जाती है और उन्होंने 1916 में लिखी थी, और ये बहुत ही विवादित कविता रही थी। सामान्यतः इस कविता को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि ये किसी एक प्रकृति चित्रण किया गया है, प्रकृति का भी श्रृंगारिक चित्रण किया गया। लेकिन जब इसके अभिधात्मक रूप को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि प्रकृति का चित्रण किया गया है और प्रकृति का भी बहुत ही श्रृंगारिक चित्रण किया गया है। लेकिन जब हम इसके व्यंजनात्मक रूप को समझते हैं तो ये किस तरह से हमारी समझ में आती है कि राष्ट्रीयता की कविता है, क्योंकि कोई भी साहित्य अपने समाज से अलग नहीं होता है, क्योंकि जो साहित्य जिस भी युग में लिखा जाता है उस पर उस समय का प्रभाव जरूर होता है। क्योंकि कहा भी गया है कि जो साहित्य युग की मांग नहीं होता वो अनिवार्य नहीं होता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी परिस्थितियों से अछूता नहीं रहता है, उसको उसकी परिस्थितियाँ ज़रूर प्रभावित करते हैं, और हम जैसी परिस्थितियों में रहते हैं उसके अनुसार ही हम व्यवहार करते हैं। तो इस उदाहरण से हम समझते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस पर पवन को सैनिक का, जो इस कविता का नायक है पवन, उसको सैनिक का उपमा दी गई है कि वो एक सैनिक है। जिस तरह से सैनिक हमसे दूर रहकर भी हमारे देश की रक्षा करते हैं, और इसमें हवा को इसमें नायिका बताया गया है जो कि अपने देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, कि जिस तरह से सैनिक दूर रहकर भी और अपनी देश की जनता की सुरक्षा करते हैं और समय आने पर वो देश की जनता को जागृत भी करते हैं। तो इसी तरह से इस कविता में एक
पवन को सैनिक का रूप दिया गया है और हवा को सामान्य जनता का। कि विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह सुपन मग्न अम्ल कोमल तरुणी जूही की कली। इसमें मध्यम स्तर की ये रीति मानी गई और छोटे समास होते हैं जैसे स्नेह सुपन। तो इस तरह से। और अब हमें ये लगेगा कि पांचाली रीति और वैदर्भी रीति में क्या अंतर है। ये दोनों बहुत सारे बच्चों को ये दोनों एक जैसी लग जाती है। तो इनमें अंतर ये है कि वैदर्भी रीति में तो सामासिक पद का बिल्कुल ही निषेध होता है, शब्द होते ही नहीं है। लेकिन पांचाली रीति में छोटे छोटे या मध्यम स्तर के समास हो सकते हैं। इस तरह से ये वैदर्भी रीति से अलग होती है। अब हम आगे चलते हैं कि आचार्य कुंतक ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने इसके 3 भेद बताए हैं। और उन्होंने बताया कि रीति जो है सुकुमार मार्ग है, विचित्र मार्ग है और मध्यम मार्ग है। इस तरह से उन्होंने इसके 3 भेद किए। उन्होंने रीति विवेचन में कवि स्वभाव को प्राधान्यता दी। जब उन्होंने रीति को समझाया तो उन्होंने कहा है कि इस रीति का वर्णन करने में सबसे ज़्यादा कवि का स्वभाव प्रमुख होता है। सुकुमार मार्ग में भाव व रस का नैसर्गिक संबंध बना रहता है। आचार्य कुंतक कहते हैं कि जैसा जिस कवि का स्वभाव होता है वो उस तरह की रीति का प्रयोग अपने साहित्य में करता है। उनके अनुसार जिस कवि का संबंध नैसर्गिक संबंध बना रहता है, वो कहते हैं कि जिस कवि का स्वभाव सुकुमार होता है, सरल स्वभाव होता है, तो उसकी रचना में भाव व रस का प्राकृतिक संबंध बना रहता है। यानी जैसा कवि का स्वभाव होगा उसी तरह की वो रचनाएं करेंगे। अगर उसका उग्र स्वभाव है तो वो भाव पक्ष की उपेक्षा करेंगे। विचित्र मार्ग में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है। आचार्य कुंतक कहते हैं कि विचित्र मार्ग में भाव पक्ष को तो उपेक्षा की जाती है, व कला पक्ष को प्रधानता दी जाती है। आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति भी कहा है। इसके भी उन्होंने 3 भेद किए हैं। इसके उन्होंने 3 भेद किए हैं। आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति कहा व इसके 3 भेद किए हैं, जैसे उपनागरिका वृत्ति, परुषा वृत्ति और कोमला वृत्ति। इस तरह से उन्होंने रीति को वृत्ति कहा। अग्नि पुराण में वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति व लाटी रीति, यानी अग्नि पुराण में लाटी रीति और अतिरिक्त बताई गई है। अब रीति का अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से हमें समझाया, लेकिन फिर भी काव्य शास्त्र में रीति को उतना महत्व नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? उसका मुख्य कारण यह है कि शरीर को महत्व देकर आत्मा को महत्व न देने के कारण वामन के पश्चात रीति संप्रदाय का ह्रास हो गया। शब्दगम देखो, कहीं भी मानो आप कि किसी भी व्यक्ति के शरीर को अधिक महत्व दिया जाए और उसके आत्मा को महत्व ही नहीं दिया जाए तो धीरे धीरे क्या होगा? उनसे हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। तो इसी तरह काव्य शास्त्र में भी धीरे वामन के पश्चात रीति संप्रदाय का ह्रास हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी शब्दगत एवं अर्थगत गुणों की चर्चा करके वामन ने रीति संप्रदाय को महत्वपूर्ण बनाने में अपना विशेष योगदान दिया। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम सब उसको मानते हैं कि उन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया। इस प्रकार से जो रीति संप्रदाय है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।